Hello everyone, welcome to SSC Insight. So SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 2020 का रिजल्ट आउट हो चुका है कल एंड जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसके बाद जो स्क्रूटनी स्टेज है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा, कौन से रीजनल ऑफिस पे भेजना पड़ेगा एंड इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, एंटायर जो डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एज मैं फेज 7 की सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ तो मुझे पता है कि इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से मैं ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ। तो इसके लिए मैं एंटायर जो इसके बाद प्रोसेस होता है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एंड तक देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई डाउट्स बचेगा एंड फिर भी अगर आपको डाउट कोई रह जाता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं सारी कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं पहले आपके साथ राइट अप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो पहले डिटेल में डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्या आपको भेजना है एंड कौन से रीजनल ऑफिस पे आपको भेजना है वो बताऊंगी। एंड इसके बाद स्क्रूटनी स्टेज में कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स एंड डीवी का क्या प्रोसेस होता है उसके बाद, ये सब मैं डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उनको पता होगा कि ये एग्जाम तीनों लेवल का होता है, एक मैट्रिकुलेशन लेवल, एक एचएस लेवल एंड एक ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। तो ये एग्जाम हुआ था 6 नवंबर से 10 नवंबर तक एंड तो ये एग्जाम हुआ था 6 नवंबर से 10 नवंबर तक एंड ड्यू टू बिहार इलेक्शन पोस्टपोन हो गया था बिहार में एंड यहाँ पे 14 नवंबर को एग्जाम हुआ था। एंड राइट अप में डिटेल्स में लिखा है कि हर लेवल के लिए कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ था। तो मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए 255872 नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ था। इसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल मतलब 10+2 लेवल के लिए टोटल 241415 नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ था एंड इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के लिए 326884 नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुआ था। तो ये रहा नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कमीशन एंड इसके बाद आपका जो मार्क्स है, ठीक है, वो मार्क्स आपने जो आंसर की से जो कैलकुलेट किया है वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड हो चुका है। एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग, बट यहाँ पे क्या होता है कि मार्क्स अदर्स जो एग्जाम होता है एसएससी का वहां पे मार्क्स डिस्क्लोज हो जाता है, एक मार्क्स स्टेटमेंट निकलता है, बट सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट पे ही मार्क्स कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ठीक है, वो कब डिस्क्लोज होता है, जैसे कि मैं फेज 7 में सिलेक्टेड हूँ तो अभी तक डीवी हो गया है, ऑलरेडी 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भी मार्क्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। तो ये कब होता है कि ये जब फाइनली सिलेक्ट आप हो जाओगे उसके बाद आपको मार्क्स पता चलेगा, उसके आगे आपको मार्क्स नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मार्क्स आपने जो कैलकुलेट किया है वही आपको समझना पड़ेगा एंड आप काट ऑफ देख के भी अपने मार्क्स समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एंड इसके बाद क्या है कि आपने आंसर के निकलने के बाद रिप्रेजेंटेशन डाले होंगे, तो उससे अगर कोई रॉन्ग आंसर्स रह गया होगा तो वो अपडेट हो चुका है, मतलब उसके लिए आपका रॉ मार्क्स ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, उसके बाद ही आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ। जो फाइनल आंसर की से आपका अगर मार्क्स इंक्रीज होता है तो उसके बाद ही आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया होगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अब कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो तो हमें देख लिया है, अब देखना है कि कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो ग्रेजुएशन एंड अबव में से सबसे ज्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुआ है 13479 एंड 2684 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुआ है एचएस से एंड 3426 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुआ है मैट्रिकुलेशन लेवल से। ठीक है, सो इनमें बहुत कॉमन कैंडिडेट्स भी होगा क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट्स मल्टीपल लेवल के लिए सिलेक्शन पोस्ट फॉर्म फिलअप करते हैं, तो इनमें बहुत कॉमन कैंडिडेट्स भी आपको मिलेगा।
जो जिन्होंने ये तीनों में ही सिलेक्शन लिया है, और ऐसे भी होता है मेरी तरह कोई एचएस एंड ग्रेजुएशन में सिलेक्शन लिया है, तो ऐसे होता है। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि किस बेसिस पे ये सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आप लोग जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तब आपने देखा है कि वहां पे वैकेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। एसएससी के अदर्स एग्जाम की तरह नहीं है। अदर्स एग्जाम में आपको देखेंगे कि पहले वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है, बाद में वैकेंसी डिक्लेयर करते हैं, बट यहाँ पे पहले ही वैकेंसी यहाँ पे बोल देते हैं सब। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई पोस्ट कैटेगरी के लिए वैकेंसी अप टू 5 है, देन 1:20 रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब कि अगर सपोज आपने जो पोस्ट कैटेगरी में सिलेक्शन लिया है उनमें वैकेंसी 2 है, ठीक है, तो 2 के लिए बुलाया जाएगा 40 कैंडिडेट्स, ठीक है, ऐसे 3 के लिए बुलाया जाएगा 60 कैंडिडेट्स, 1:20 रेशियो में बुलाया जाएगा। ठीक है, ये अप टू 5, मतलब अगर 5 होगा कोई भी वैकेंसी तो उसके लिए 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, बट अगर जो वैकेंसी है वो मोर देन 5 है तब क्या होगा? मोर देन 5 के लिए 1:10 रेशियो में बुलाया जाएगा। ठीक है, बट ये मिनिमम 100 होना चाहिए। मतलब कि अगर आप ऐसे नहीं समझेंगे कि अगर 5 वैकेंसी है, यहाँ पे ऑलरेडी 100 हो चुका है, तो यहाँ पे अगर 1:10 कंसिडर करेंगे तो 5 के लिए 50 वैकेंसी होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिनिमम 100 होना चाहिए। मतलब कि अगर 5 हो तभी भी 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 6 के लिए भी 100, 7 के लिए भी 100, 8 के लिए भी 100 कैंडिडेट्स, 9 के लिए भी, वैकेंसी अगर 9 हुआ तभी भी 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, क्योंकि मिनिमम 100 है। 10 के लिए भी 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर 11 हो गया, ठीक है, अगर 11 हो गया तब ये रेशियो के अकॉर्डिंग 1:10 है ना, तो अगर 11 हो गया तो इसके अकॉर्डिंग 110 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो मुझे लगता है ये मैंने एकदम से क्लियर हो गया है आपको कि कौन सी रेशियो में कितना कितना कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो अप टू 5 के लिए आपको 1:20 रेशियो में बुलाया जाएगा, एंड फॉर मोर देन 5 आपको 1:10 रेशियो में बुलाया जाएगा, बट वो मिनिमम 100 होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आपको समझना है कि ये सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स जो सेंड करना है उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप ये समझ लो कि आपको 30 अप्रैल 2021 के अंदर अंदर स्पीड पोस्ट के, सिर्फ स्पीड पोस्ट, ओके, याद रहे, नॉर्मल पोस्ट नहीं, सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही आपको ये भेजना है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हमारा देश बहुत ही बड़ा है, ठीक है, एंड बीच में वीकेंड भी पड़ता है। अगर आप ऐसे फ्राइडे पे सेंड कर देंगे तो सैटरडे संडे तो उतना काम नहीं होता, तो वहां पे बहुत सारा टाइम चला जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जब पहले भेजा था तो जो लॉन्ग डिस्टेंस था वो 3 दिन लग चुका था। तो मेरा ये आपको सलाह है कि आप लोग 25 अप्रैल के अंदर अंदर जरूर भेज दो। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको समझना होगा कि एसएससी ऑफिस में आपको 30 अप्रैल के अंदर भेजना है। ठीक है, तो एसएससी ऑफिस में पहुंचने के लिए आपको तो आगे भेजना पड़ेगा ना, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रखो, एंड विद इन 25 प्लीज, विद इन 25 आप ये भेज दो। ठीक है, लास्ट डेट के लिए वेट मत करना, क्योंकि पोस्टल डिले हो सकता है। अब कोरोना के टाइम चल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको नजर रखते हुए आप आज ही जाओ, जेरोक्स शॉप में जाओ, वहां पे आपको जो जो जेरोक्स करना है करो। मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तो बता ही दूंगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या जेरोक्स करना है, एंड आज ही सब ठीक ठाक करो, एंड 2-3 दिन के अंदर अंदर आप भेज दो। जितना जल्दी हो सके आप भेज देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका डिले हो जाए। तो मेरा यही कहना है कि आप जरूर 25 के अंदर अंदर भेज दो। ठीक है, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको समझना है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना है।
आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपको भेजना है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, मतलब आपने जो पोस्ट कैटेगरी के लिए सिलेक्शन लिया है उसमें अगर एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड था तो ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको भेजना है। अगर आपका कोई कैटेगरी है SC ST OBC EWS, उसके रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको भेजना पड़ेगा। तो ये सब सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेल्फ अटेस्टेड का मतलब सिर्फ साइन करना नहीं है, आपको डेट भी देना है। विदाउट डेट आपका सेल्फ अटेस्टेशन का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो डेट ऑफ कोर्स देना, जिस दिन आप भेज रहे हो उस दिन का ही डेट दे देना, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेशन के साथ आपके सिग्नेचर के साथ आपका डेट जरूर रहना चाहिए। ये रहा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है जो ये हार्ड कॉपी वाला पॉइंट, मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ईच पोस्ट कैटेगरी के लिए, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है एंड वो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ भेजना है। एंड मैंने अभी तक चेक नहीं किया, अगर आपने SSC वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, बट अगर आपको नहीं मिलता, जो हमारे टाइम पे हुआ था, नहीं मिला था, हमारे टाइम पे वो प्रिंट आउट अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए हमने बहुत कॉल्स किए थे, ईमेल्स किए थे रीजनल वेबसाइट पे। जिन जिन रीजन के लिए मैंने सिलेक्शन लिया था उसी रीजन में मेल आईडी पे मैंने मेल किया, कॉल किया, उनको रिक्वेस्ट किया। कुछ ने तो मुंह पे ऊपर बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, बट कुछ दिनों के अंदर अंदर ही, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही SSC एक लिंक दे देता है और उसके थ्रू आप अपना जो फॉर्म है वो आप प्रिंट आउट कर सकते हो। तो अगर आपका फॉर्म प्रिंट मतलब नहीं है, सॉफ्ट कॉपी नहीं है, या अगर अवेलेबल भी नहीं है अभी भी वेबसाइट पे, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 दिन के अंदर अंदर SSC वो दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको कैसे ये सेंड करना चाहिए। एक आपको A4 साइज का एक एनवेलप के अंदर सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स कॉपी डाल के सेंड करना होगा एंड उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना होगा आप किस लेवल की पोस्ट कैटेगरी है, मतलब किस लेवल के लिए आपने सिलेक्शन लिया है। वो जो पोस्ट कैटेगरी जो लेवल का है, वो अगर ग्रेजुएशन एंड अबव होगा तो ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल लिखना है, अगर HS होगा तो HS 10+2 ऐसे करके लिखना है, मैट्रिकुलेशन है तो मैट्रिकुलेशन लिखना है, ऐसे करके एकदम कैपिटल में लिखना है। एंड उसके बाद नीचे आपको पोस्ट कैटेगरी नंबर जिसके लिए आपने सिलेक्शन लिया है ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। एंड ये सब का डेमो मैं इसके बाद आपको मिल जाएगा। मैं ये डिस्कस करूंगी, और भी डिटेल्स में डिस्कस करूंगी, मैंने कैसे भेजा था फेज 7 के टाइम, वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिए। अगर ऐसा हुआ कि आपने इंडिविजुअली 3, 4, 5, 2 ऐसे कोई भी पोस्ट कैटेगरी के लिए सिलेक्शन लिया है, तो आपको ये इंडिविजुअल पोस्ट कैटेगरी के लिए अलग अलग से डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक भेज दिया। अगर आप नॉर्दर्न रीजन के ये पोस्ट कैटेगरी के लिए सिलेक्शन हुए हैं तो आपको नॉर्दर्न रीजन दिल्ली पे एक सेट ऑफ कॉपीज भेजना पड़ेगा, ईस्टर्न रीजन कोलकाता के एड्रेस पे एक सेट ऑफ कॉपीज आपको भेजना पड़ेगा, एंड वेस्टर्न रीजन मुंबई पे एक सेट ऑफ कॉपीज आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन्ड है, गलती मत करना, ठीक है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है। अगर आपने इंडिविजुअल 5 पोस्ट कैटेगरीज के लिए सिलेक्शन लिया है, तब आप 5 सेट ऑफ कॉपीज बनाना एंड 5 टाइम्स वो रिस्पेक्टिव रीजन में भेजना, ठीक है। एंड समझ लेना कि ऐसा हुआ कि इसके बाद ही ये पॉइंट है कि सपोज आप नॉर्थर्न रीजन के 2 पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ही देख लो, समझ लो कि यहाँ पे देखो कि नॉर्दर्न रीजन के 2 पोस्ट कैटेगरी के लिए आप सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद आपके क्या करना है, सिर्फ नॉर्दर्न रीजन के लिए एक ही पोस्ट आप, एक ही सेट ऑफ कॉपीज आप भेज दोगे तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं चलेगा। आप अगर नॉर्दर्न रीजन के ही 5 कैटेगरीज के लिए सिलेक्ट हुए हो तो नॉर्दर्न रीजन में ही 5 सेट ऑफ कॉपीज आपको भेजना है, 5 सेट ऑफ कॉपीज आपको भेजना है, ठीक है।
तो जहां पे भी आप सिलेक्ट हुए हो इंडिविजुअल पोस्ट कैटेगरी के लिए आपको इंडिविजुअल सेट ऑफ कॉपीज आपको भेजना होगा, ठीक है। एंड ये यहाँ पे एनल लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे एनल लिखा है तो आपको दिल्ली में भेजना पड़ेगा। मतलब ऐसे कुछ लोग का कंफ्यूजन था कि मैं केरला से बिलोंग करती हूँ और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, बट मैंने सिलेक्शन लिया है ईस्टर्न रीजन का, तो मैं कहाँ पे भेजूं? तो आपने सिलेक्शन लिया है ईस्टर्न रीजन का, तो आपको ईस्टर्न रीजन में ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो पोस्ट कैटेगरी है, पोस्ट कोड है जो आपका, वहां पे लिखा है कि आप कौन सी रीजन में सिलेक्ट हुए हो। जिस रीजन में आप सिलेक्ट हुए हो उसके जो एड्रेस है उसमें ही आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है। अगर आप 5 पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हो तो 5 इंडिविजुअल टाइम्स आपको सेट ऑफ कॉपीज आपको भेजना है, ठीक है। माफी चाहूंगा मेरी हैंडराइटिंग के लिए, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एंड अगर एक ही रीजन में आपको मल्टीपल टाइम सिलेक्शन हुआ है तो मल्टीपल टाइम्स आपको मल्टीपल सेट ऑफ कॉपीज आपको भेजना है। एंड जिस रीजन में आपको सिलेक्शन हुआ है उसी रीजन के एड्रेस पे आपको भेजना है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ यही लिखा है कि अगर 30 अप्रैल के अंदर अंदर आपका नहीं मिलता है, आपका जो स्पीड पोस्ट नहीं मिलता है, तो उसके लिए कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप कोई भी इशू नहीं दिखा सकते, ऐसे पोस्टल डिलेज और वीकेंड्स बीच में आ गया था इसके लिए आपका डिले होगा, ऐसा कोई भी एक्सक्यूज कंसिडर नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको 30 अप्रैल के अंदर एसएससी ऑफिस में पहुंचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तब तो आपको पता होगा कि कुछ पोस्ट में ऐसा था कि 35 WPM स्पीड आपको चाहिए स्किल टेस्ट के लिए। तो अगर आप कोई स्किल टेस्ट वाला पोस्ट कैटेगरी सिलेक्शन लिए हो तो ये स्क्रूटिनी स्टेज के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। मतलब टाइपिंग वगैरह DEST जो भी है, जो भी वहां पे रिक्वायर्ड था वहां पे लिखा होगा, तो वो टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका DV होगा, ठीक है। एंड अदरवाइज अदर्स जो पोस्ट है उसके तो स्क्रूटिनी के बाद डायरेक्टली DV होगा। नेक्स्ट ये है कि अगर ऐसा लगता है कमीशन की जो जितने भी कैंडिडेट्स को ऑलरेडी बुलाया गया है, अभी भी आप देख सकते हैं एक लिस्ट है अवेलेबल कैंडिडेट्स करके, राइट अप में ही वो लिस्ट है। तो जितने भी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, अगर कमीशन को लगता है कि उससे भी उनका वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तब उन्होंने क्या करना है, एक बार फिर से, वो एक बार ही होगी, लास्ट टाइम ही होगी, एक बार फिर से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो वैकेंसी फिलअप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने जो स्क्रूटिनी के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेज दिया है, अगर वो डॉक्यूमेंट सब ठीक है, मतलब कि जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आप कोई रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो अगर मिल जाता है, मतलब एसएससी सब चेक करके अगर आपका एवरी डॉक्यूमेंट्स ओके रहता है, तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाओगे, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जिस भी पोस्ट कैटेगरी के लिए जिस भी रीजन के पोस्ट कैटेगरी के लिए आपने सिलेक्शन लिया है, उस रीजन में जाके ही आपको DV कराना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है फेज 7 में ये ऑप्शन था कि जब आप जिस भी रीजन से आपने CBT दिया है उस रीजन में ही आपका DV होगा, बट पता नहीं कैसे एसएससी खुद का ही नोटिस का वायोलेशन किया एंड रेस्पेक्टिव रीजन में DV के लिए बुलाया गया था। बट फेज 8 पे ऐसे कुछ नहीं है। फेज 8 पे आपको डायरेक्टली जिस रीजन का आपका पोस्ट कैटेगरी है आपको वहां पे ही जाके DV कराना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चले आते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से समझना, पहले तो आते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं इन सभी का आपने जेरोक्स कॉपी लेना है। देखिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कुछ लोग पूछेंगे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड दोनों का क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, वैसे कहते हैं जरूरत नहीं है, बट आपका ये बहुत ही क्रूशियल चीज है। आप ये
किसी भी तरह से मिस नहीं कर सकते। मतलब कि अगर कोई भी इशू हुआ तो एसएससी आपको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उसके पहले ही आपको रिजेक्ट कर देगा। तो कोई इशू का जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूं कि आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड दोनों का ही जेरॉक्स कॉपी भेज देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 10th का एडमिट, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ लोगों का अलग से पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता है, मार्कशीट में ही सब कुछ रहता है, तो उन लोगों का सिर्फ मार्कशीट ही आप भेजना। एंड एडमिट कार्ड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आदर्श बोर्ड के लिए एडमिट कार्ड उतना मायने नहीं रखता, बट हम वेस्ट बंगाल बोर्ड से है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो एडमिट कार्ड होता है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सारे जगह पे वो 10th का एडमिट कार्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने एडमिट कार्ड भेजा था। तो आपके पास जो जो अवेलेबल होगा 10th के लिए, अगर ये तीनों अवेलेबल है तो मेरी सलाह मानो ये तीनों ही आप भेज दो, ठीक है। उसके बाद आते हैं 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड अब देखो एचएस लेवल का अगर आपका पोस्ट है तो आप यहां तक ही भेजना, 12th का सर्टिफिकेट तक ही आप भेज सकते हो, ठीक है, अगर आपका एचएस लेवल का पोस्ट है। क्योंकि एचएस लेवल का पोस्ट के लिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तो 12th ही चाहिए, तो इसलिए आप 12th का सर्टिफिकेट तक ही भेजना। अगर आपका ग्रेजुएशन का पोस्ट हुआ तो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर ग्रेजुएशन अबव मतलब कि मास्टर डिग्री का आपका पोस्ट है तो उसके लिए आपको मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं तब क्या पता था, मुझे कुछ तब पता नहीं था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या क्या भेजूं। मैं नहीं थी तभी और कोई ऐसा कोई सपोर्ट भी नहीं था कि किससे पता चले, तो इसलिए मैंने क्या किया था, एचएस लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल बोथ के लिए मैंने सब कुछ भेज दिया था, ठीक है। बट बाद में पता चला कि इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आपका इनसिक्योरिटी है, आप एकदम आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक सब जेरॉक्स करके आप एवरी पोस्ट कैटेगरी के लिए भेज सकते हो, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एचएस और इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेजुएशन। मुझे बहुत इनसिक्योरिटी थी, मैं बहुत डरी सी थी कि क्या करना है अगर रिजेक्ट हो गई तो, क्योंकि इसका प्रोसेस के बारे में कोई बताता नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है क्या होता है इसके बाद, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने सब कुछ भेजा था, ठीक है, सब कुछ भेजा था, एकदम मास्टर डिग्री के मार्कशीट तक भेजा था, एचएस में भी भेज दिया था, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था। बट अब मुझे पता है, इसलिए बता रही हूँ कि एचएस लेवल के लिए आप 12th तक ही भेज सकते हो, ग्रेजुएशन के लिए आप ग्रेजुएशन के पासिंग सर्टिफिकेट तक भेज सकते हो, बट एंड एमएससी के लिए आपको पासिंग सर्टिफिकेट तक भेजना होगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा लोगों का प्रॉब्लम होता है कि आप एमएससी हो गया है बट सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो उसके लिए आप प्रोविजनल निकाल लो, बट आपको सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, विदाउट सर्टिफिकेट आप रिजेक्ट हो सकते हो। क्योंकि मेरा ये एक मैंने एक एक्सपीरियंस है, एक शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। जब ये डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ा था तब मेरा ये मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है, बट मेरा 2 मास्टर डिग्री का पोस्ट में सिलेक्शन हुआ था। तो मैं बहुत ही डर गई थी, मैं क्या करूं, ईस्टर्न रीजन का दोनों मास्टर डिग्री का पोस्ट में सिलेक्शन हुआ था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, सर्टिफिकेट नहीं है एंड जहां से मैं मास्टर डिग्री कंप्लीट करी हूं वो दूर है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने टाइम रहते रहते सब भेज दिया, जहां भी मेरा रीजनल एड्रेस पे जहां भी भेजना था सब मैंने भेज दिया। उसके बाद मैंने जाके मेरा मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट निकाला एंड देन ईस्टर्न रीजन का जो दोनों पोस्ट कैटेगरी में मेरे सिलेक्शन हुआ था मास्टर डिग्री का, उनमें फिर से भेज दिया मैंने मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट का ऐड करके फिर से भेज दिया। उनके साथ मैंने फोन पे बात भी किया था, तो उन्होंने कहा था मुझे कि फिर से आप भेज दो, तो इसलिए मैंने फिर से सेकेंड टाइम्स भेज दिया, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ना, बहुत ही क्रूशियल थिंग है ये, तो रिस्क नहीं ले सकते। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप जरूर कास्ट सर्टिफिकेट का जेरॉक्स कॉपी भेजना। एंड अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपके ये के लिए, आपका पोस्ट कैटेगरी के लिए, तो आप जरूर एक्सपीरियंस आप भेज देना, ठीक है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता, एसेंशियल होता है, ठीक है, एसेंशियल करके भी रहता है।
एंड आपने ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, बाद में आपने नहीं भेजा एक्सपीरियंस, तो वहां पे गड़बड़ी हो सकती है। अगर आपने मेंशन कर दिया है तो आप जरूर भेज देना, अगर आपके पास होता है तो आप भेज दो, ठीक है, क्योंकि वो एसेंशियल नहीं है, मतलब एसेंशियल नहीं है, डिजायर्ड होता है, डिजायर्ड होता है मतलब होगा भी नहीं, आप अगर अब होगा तभी भी चलेगा, नहीं होगा तभी भी चलेगा, ठीक है, उसमें आप रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एसेंशियल नहीं होता है, वो डिजायर्ड होता है। फिर से माफी चाहूंगी मेरी हैंडराइटिंग के लिए, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप में लिखा है कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो जरूर भेजना, वो आपका भेजना चाहिए, ठीक है। एसेंशियल हुआ तो आपको तो भेजना ही पड़ेगा, उनका तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये रहा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ओके, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां से एक स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड मैं आपको बताऊंगी कि ये आप एक नोटबुक में एक नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप जब जो स्पीड पोस्ट पर जब आप सेंड करोगे, आप जब कॉपीज सब एक साथ रखोगे तो आप एक नोट बना लेना कि चेक बॉक्स करते हुए जाना कि ये मैंने दे दिया, इसके बाद ये मैंने दे दिया, ऐसे करके मैंने इसी सीक्वेंस में ही रखा था, ठीक है, तो आप भी ऐसे सीक्वेंस में ही रखना। एंड चेक बॉक्स बना लेना, उसके लिए आपको माने हेल्प होगा, आपका हेल्प होगा, कि नहीं तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है ना, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा दिया कौन सा नहीं दिया, तो इस पे आपको परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है कि तो ये रहा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एंड इसके बाद मैं आपको जो रीजनल ऑफिसेस का एड्रेस है वो सब मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। एंड इसके अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे मैं दे दूंगी, उससे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहां से आप निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं सारी रीजनल ऑफिसेस का जो एड्रेसेस है वो मैं दे रही हूँ। आपका जो पोस्ट कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, जो रीजन का, वहाँ का यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका सुविधा होगा। अगर आप नहीं फाइंड आउट कर सके वेबसाइट से तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड अगर आपको वेबसाइट में खोजना है तो वेबसाइट में जाके आप देखोगे एकदम राइट कॉर्नर पे आपको मिलेगा कॉन्टेक्ट आस होता है, ठीक है, तो वो कॉन्टेक्ट आस पे आप जाना, कॉन्टेक्ट आस होता है, वहां पे मेल आईडी रहता है, एड्रेस रहता है, आपका फैक्स नंबर, फोन नंबर रहता है, ठीक है, एकदम राइट में होता है सभी वेबसाइट में। तो वहां पे आप जाके कॉन्टेक्ट अस में जाके भी आप सभी का एड्रेस निकाल सकते हो, और नहीं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हो। तो ये सभी रीजनल ऑफिसेस का एड्रेस हुआ। इसके बाद स्क्रूटिनी स्टेज का जो प्रोसेस है वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आप यहाँ से सभी जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड वो आपको आप सेंड करोगे, एसएससी कमीशन वहां पे सब चेक करेंगे, अगर आपका ओके हुआ तो इसके लिए लिस्ट निकालेगा, एक्सेप्टेड लिस्ट एंड रिजेक्टेड लिस्ट। एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट ऐसे करके 2 लिस्ट निकलता है। एंड मुझे जितना याद है कि फेज 7 में फरवरी के एंड में मैंने भेजा था, ओके, एंड उसके बाद मेरा डीवी हुआ फरवरी 2020 के एंड में मैंने भेजा था डॉक्यूमेंट्स, एंड उसके बाद मेरा सभी डीवी हुआ जनवरी 2021। तो आप देख सकते हो अराउंड 11 मंथ्स का डिफरेंस होता है। तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है कोरोना की वजह से ये डिले हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद आप ये 1-2 महीने बाद आपको डेली वेबसाइट में नजर रखना होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका लिस्ट निकालेगा, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लिस्ट। ये
बहुत टाइम होता है कि अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप इतने टाइम के अंदर अंदर रिप्रेजेंटेशन डालते हो तो फिर से और एक बार आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा। तो ऐसे बहुत कुछ होता है। तो मैं तो आपको अपडेट्स जरूर दूंगी क्योंकि मेरा नजर हमेशा रहेगा वेबसाइट्स पे। अगर कोई भी अपडेट हो फेज 8 के रिगार्डिंग तो मैं तो आपको जरूर दूंगी। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी कि आप भी नजर रखना। 2-3 दिन के बाद आप वेबसाइट चेक करते रहना। हो सकता है कि इस बार डीवी थोड़ा जल्दी हो क्योंकि वैसे ही एसएससी का सभी एग्जाम बहुत डिले हो चुका है, डिले ही चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आप स्क्रूटिनी स्टेज में आपका एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लिस्ट निकालेगा एंड उसके बाद आपका डीवी के लिए अलग से शेड्यूल निकालेगा। एंड वहां पे अगर आपका नाम हो तो आपको उसी रीजन में जाके आपका डीवी कराना होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, मेरा फेज 7 में 17 पोस्ट में सिलेक्शन हुआ था जो एचएस एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की है। तो टोटल 17 पोस्ट में सिलेक्शन हुआ था एंड अभी तक डीवी हो चुका है जनवरी में, फरवरी में। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कब आएगा ये भी कोई बता नहीं सकता क्योंकि समटाइम्स फेज 6 का ही अभी तक निकल रहा है। फेज 6 2018 का ही निकल रहा है। ईस्टर्न रीजन में फ्रीक्वेंटली मिलता है कि फाइनल सिलेक्शन की रिजल्ट आ चुका है फेज 6 का कोई पर्टिकुलर पोस्ट कैटेगरी का। तो फाइनली कब फाइनल रिजल्ट निकलेगा फेज 7 2019 का, इसका कुछ पता नहीं। तो ये बोलने का एक ही मतलब है कि मैंने डिफरेंट रीजन में जाके इसके रिगार्डिंग डीवी अटेंड किया था। मेरा ईस्टर्न रीजन का जो पोस्ट है उसके लिए मैंने कोलकाता में डीवी किया है। दिल्ली में मैंने जाके डीवी किया है 5 पोस्ट के लिए। कर्नाटका, केरला, बेंगलुरु में जाके मैंने डीवी किया है। एंड उसके बाद वेस्टर्न एंड साउदर्न रीजन का जो डीवी था वो मेरा कोलकाता में हुआ था। अब ये कैसे हुआ था मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ, अदरवाइज जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तो मैं आपको डिटेल में बता ही दूंगी। ठीक है, तो क्या हुआ था, पहले मेरा फर्स्ट जो डीवी का शेड्यूल निकाला था वो वेस्टर्न रीजन का था, दिसंबर में निकल गई थी। तो अकॉर्डिंग टू नोटिस मुझे यही पता था कि मैंने कोलकाता से एग्जाम दिया है एंड मेरा डीवी सभी रीजन के लिए कोलकाता में ही होगा क्योंकि नोटिफिकेशन में था, मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया था। ठीक है, तो अब मेरा टोटल 6 रीजन में सिलेक्शन हुआ है। अभी सेंट्रल रीजन बाकी है अभी भी। ठीक है, टोटल 6 रीजन में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो एक अनएम्प्लॉयड इंसान के लिए तो 6 रीजन में जाके तो डीवी कराना एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल बात हो गई। ये तो एक इंडिया टूर हो जाएगा। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि मैं इतना जगह जाके डीवी कराऊंगी। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही क्योंकि बहुत कम वैकेंसी रहता है। ठीक है, तो इसके लिए अब जो एडमिट निकाला था वहां पे सिर्फ लिखा ही था एकदम कि कोई भी रिक्वेस्ट डीवी के रिगार्डिंग, डीवी सेंटर के रिगार्डिंग कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। तब भी मैंने मेल किया था उन लोगों को कि ये मेरे लिए एक इम्पॉसिबल बात है, मैं क्या करूं, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए मेरा क्या सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ऐसे मेल कैसे करना चाहिए, क्या होता है वो जब डीवी आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो वेस्टर्न रीजन में मैंने ये मेल किया था। मेल करने के 3 हफ्ते बाद उन्होंने मेरा डीवी कोलकाता में शिफ्ट किया था। एंड साउदर्न रीजन बहुत ही अच्छा रीजन है, बहुत फास्ट। मैंने मेल किया 1 दिन बाद ही मेरा डीवी उन्होंने शिफ्ट कर दिया था कोलकाता में। ठीक है, तो इसलिए कोलकाता का तो डीवी कोलकाता में ही हुआ, वेस्टर्न रीजन का एंड साउदर्न रीजन का डीवी भी कोलकाता में ही हुआ। रह गया दिल्ली एंड बेंगलुरु। तो दिल्ली में तो बहुत ही खतरनाक चीज हुआ था क्योंकि दिल्ली में मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भेजी थी उनको, फोन भी किया था बट कोई जवाब नहीं उनका। तो मेरा क्या हुआ था कि मेरा 15th को मुझे याद है 15 जनवरी को मेरा इवनिंग तक ईआर रीजन में मतलब कोलकाता में मेरा डीवी था एंड 16th को 10 AM मेरा डीवी था दिल्ली में, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरा पहुंचाना। तो मैंने उनको ये बताया भी बट उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता अब। तो अब क्या करे, कुछ भी ऑप्शन नहीं था मेरा। मैंने इवनिंग तक निजाम पैलेस में बिताया
ठीक है, कोलकाता का। एंड उसके बाद रात 3 बजे मैंने निकाला एयरपोर्ट के लिए एंड तब दिल्ली गई। तो ये एक डेयर डेविल वाला काम था मेरे लिए, मैंने कभी गया नहीं है ऐसे। तो ये था दिल्ली का सिनेरियो। एंड बेंगलुरु का भी ऐसे ही कुछ बहुत ही गलत सिनेरियो हुआ था। एक डेथ हुई थी उस दिन, एंड उस दिन ही मुझे कुछ ही घंटे के अंदर मुझे जाना था बेंगलुरु। एंड बेंगलुरु में क्या हुआ था, बेंगलुरु में मेरा जो एकदम 1 फरवरी से डीवी स्टार्ट हुआ था बेंगलुरु में। अब मेरा 1 फरवरी को ही था, ठीक है। 1 से 19 फरवरी तक डीवी चला था। अब जो जिनका बाद में डीवी था उनका शिफ्ट हो चुका था, उनका बाद में शिफ्ट कर दिया गया था। बट मेरा जब पहले था तो एक अनफॉर्चुनेट हुआ, मेरा डीवी शिफ्ट नहीं किया उन्होंने एंड मुझे अगेन बेंगलुरु जाना पड़ा। तो ये मेरा छोटा सा स्टोरी है, आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। तो अब क्या है कि इसके रिगार्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप समझ ही सकते हो मेरा एक्सपीरियंस बहुत रीजन में जाके मैंने किया है, तो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जब आपका डीवी आएगा आप देख सकते हो, अभी भी देख सकते हो। सभी रीजन का जो डीवी एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। ओके, तो इसके बाद आते हैं कि आपको कैसे भेजना है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये देखिए, ये एक A4 साइज का पेपर है, A4 साइज का एक एनवेलप है। इसके अंदर आपको प्रॉपरली सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना पड़ेगा एंड आपको कैसे क्या लिखना है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। एकदम ऊपर आपने लिखना है स्पीड पोस्ट, कैपिटल में लिखना है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। विदाउट स्पीड पोस्ट आपका पोस्ट एक्सेप्टेड नहीं होगा कमीशन के द्वारा। तो आपको यहाँ पे ऊपर पे ऐसे कैपिटल में लिखना है स्पीड पोस्ट, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कि आपका लेवल क्या है, मतलब किस लेवल की पोस्ट कैटेगरी है। अगर आपका सपोज HS लेवल की है तो आपको ऐसे लिखना है कैपिटल में, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है आपका पोस्ट कैटेगरी नंबर, ठीक है। ऐसे कैपिटल में आपको लिखना है पोस्ट कैटेगरी 9, ऐसे करके आप लिख दो NR, ऐसे कुछ जो भी है आपका इंडिविजुअल के लिए आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फुल एड्रेस लिखना है, फुल एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रीजनल ऑफिस का जो एड्रेसेस मैंने आपको दिखाया एकदम हूबहू आपको लिखना है, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो गया तो आप समझ सकते हो आपका कहाँ पे जाके रुकेगा आपका ये स्पीड पोस्ट, पता नहीं। तो स्पीड पोस्ट अगर आप करोगे तो आपको एक टिकट मिलेगा, वहां पे एक नंबर होता है, उससे आप स्पीड पोस्ट ट्रैक कर सकते हो। वहां पे आप देख सकते हो कि आपका पोस्ट जाके कमीशन के ऑफिस में पहुंचा कि नहीं, वो आप देख सकते हो। वो ट्रैकिंग एक नंबर आता है, ट्रैकिंग ID, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब एड्रेस लिखोगे बहुत ही माइन्यूटली ध्यान देना, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एड्रेस लिखना एंड फ्रॉम आपका खुद का एड्रेस यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे एंड जो भी लिखोगे मेरी तरह हैंडराइटिंग नहीं होना चाहिए, आपको एकदम क्लियर कैपिटल में अच्छे से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता और कुछ बचता है आपका डाउट्स, मैंने सभी क्लियर कर दिया होगा। बट अगर आपको कुछ भी इसके बाद भी बचता है तो जरूर कमेंट करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या छूट गया मेरे से, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। एंड और एक बात है कि आप अपना मार्क्स एंड पोस्ट कैटेगरी आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे आप एक कम्युनिटी भी बना सकते हो, मतलब अगर आप में से जिन जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया है वहाँ आप अगर आप कमेंट करते हो तो आपको खुद में पहचान होगा, आप खुद बात कर सकते हो एक दूसरे से कि क्या क्या हुआ है। तो ऐसे आप एक कम्युनिटी पा सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में बहुत कम लोग होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। मेरे टाइम में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्लीज कमेंट योर मार्क्स एंड पोस्ट कैटेगरी एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट बिलो, ओके। एंड मुझे लगता है मेरे चैनल पे MTS के बहुत सारे कैंडिडेट्स है
मैं सोच रही थी कि एमटीएस 2019 का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है उसका एक सीरीज में स्टार्ट करूंगी, बट अब अगर आप ये चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा और मुझे ये चालू करना चाहिए ये सीरीज, तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर कमेंट कोई आया तो तभी मैं स्टार्ट करूंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये सीरीज आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आपको चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। सो दैट्स ऑल। मुझे जो जो मेरे नॉलेज में था मैंने कोशिश किया कि आपके साथ मैं शेयर करूं, एंड क्योंकि ये इसके रिगार्डिंग बात बहुत कम लोग करते हैं तो कुछ डाउट्स रह ही जाते हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट्स रहेगा होगा। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।